हेलो, मैं पिया त्रिपाठी। आज आप लोगों के सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है प्यारी। इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। ये वो बुक है जिसमें से मैंने कहानी पढ़ी और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं इनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। ये ऐसे राइटर हैं कि इनकी कोई लेखनी, चाहे वो कहानियाँ हो या उपन्यास हो, जब मेरी आंखों के सामने से गुजरी है या फिर मैंने चाहे वो ऑनलाइन पढ़ा हो या मेरे पास कोई बुक हो या फिर मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया हो, तो ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने उसे पढ़ा नहीं है। और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मतलब यूं ही पढ़ लिया, वो इसलिए कि ये इस तरह से लिखते हैं कि पढ़ने वाले को बांध देते हैं। तो मेरे पास जैसे कि इनकी ये बुक है, मैंने ये प्रतिनिधि कहानियाँ हैं एक्चुअली। तो इस बुक में कुछ कहानियों का कलेक्शन है। तो इसकी हर एक कहानी मैंने 6-7 बार पढ़ी है। इतनी ब्यूटीफुली लिखा है इन्होंने कि एक बार पढ़ने के बाद मन भी नहीं भरता है। आप उसे फिर पढ़ते हो, फिर इनकी कोई दूसरी कहानी पढ़ते हो, फिर वो पहली वाली इनकी कहानी पढ़ने लग जाते हो। तो मुझे मतलब मेरे साथ तो यही हुआ है। कहानी का नाम है प्यारी और कहानी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोहर, उस मोड़ पर बैठी हुई बुढ़िया भिखारिन को देख रहे हो? न जाने क्यों, न चाहते हुए भी मेरी नजर बार बार उस पर ठहर जाती है। ऐसा लगता है जैसे मैं उसे जानता हूं, और यही नहीं, वो भी मुझे जानती है, लेकिन शायद पहचानती नहीं है। वो शायद इसलिए क्योंकि मुझ में पहले से बहुत ज्यादा बदलाव आ चुके हैं। वैसे बदलाव तो उसके अंदर भी बहुत आ चुके हैं, और अगर ये वही है ना, तो इसके अंदर जो बदलाव आया है वो बहुत भयानक है। हाँ मनोहर, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। देख रहे हो उसका शरीर कैसे कैसे फोड़ों से भरा हुआ है, जिसमें से मवाद और पीप निकल रहे हैं। तुम उसके पास जाकर खड़े नहीं हो सकते हो, इतनी भयानक दुर्गंध इसके शरीर से आ रही है। चेहरा कैसा फिकरत हो गया है, आंखें कैसी पथराई हुई सी हैं। जानते हो मनोहर, अपने जमाने में ये बुढ़िया इतनी खूबसूरत थी कि इसके आसपास लोग बिल्कुल वैसे ही मंडराते थे जैसे जैसे कोई बहरे कली के चारों ओर मंडराते हैं। मैं सोच रहा हूं कि कहाँ गए होंगे वो लोग। मैं भी कैसा सवाल कर रहा हूं, अब वे जिंदा बचे होंगे क्या? और अगर उनमें से कोई एक दो जिंदा बच भी गया होगा तो वे तो क्या ही दया दिखलाएंगे, वे तो खुद ही दया के पात्र होंगे। जानते हो मनोहर, जब ये बुढ़िया जवान थी ना, तो जितनी जी मिचलाने वाली क्रूरता इसके अंदर अब है, उतनी ही मनमोहक सुंदरता इसके अंदर तब थी। मेरी उम्र कुछ 10-12 साल की रही होगी जब ये और इसका पति मेरे मकान के एक हिस्से में किराए से रहते थे। इसके पति का नाम था नारायण। बहुत ही सीधा साधा इंसान, नेक दिल का, मोहल्ले वालों का ख्याल रखने वाला और बहुत मेहनती। नारायण गरीब था, एक बैंक में चपरासी था। तनख्वाह तो मुझे कुछ ठीक से याद नहीं, इस बात को कुछ 30 साल हो चुके हैं, लेकिन एक बैंक के चपरासी की क्या ही तनख्वाह होगी। तो नारायण गरीब था, ऊपर से सुंदर स्त्री का साथ। खेल तमाशे, कपड़े, गहने, सारी चीजों का शौक था उसकी पत्नी को, यानी कि इस बुढ़िया को।
इसका नाम था प्यारी। इसकी उम्र कुछ 30 साल की रही होगी उस समय पे। कुंदन सा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, चाल में एक अजीब तरह की मस्ती। कोई बच्चा बच्चा नहीं था इसके, और शायद यही वजह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये बुढ़िया मुझे कितना प्यार करती थी, कितना मानती थी। मैं अपने घर से भागकर सीधे इसके यहाँ जाता था और घंटों इसके साथ बैठा रहता था। कितनी बार तो ये मुझे कितने सुंदर सुंदर खिलौने लाकर दिया करती थी। मुझे याद है जब नारायण नौकरी पे चला जाता था तो इसके यहाँ पड़ोस से कुछ लोग आया करते थे और प्यारी घंटों भी इनके साथ बैठकर बातें करती थी। सच कहूं तो मुझे वो लोग जरा भी पसंद नहीं थे, लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। प्यारी मुझे अपने घर भेजकर इनके साथ कहीं घूमने चली जाती थी। तुम मुझसे पूछो कि क्या नारायण को इन सब बातों का पता था, तो मैंने कहा ना कि मैं बच्चा था। मैं कुछ ठीक से नहीं कह सकता इस बारे में, लेकिन हाँ, अब मुझे याद आ रहा है कि पड़ोस के कुछ लोगों ने नारायण से उसकी शिकायत की थी, लेकिन नारायण ने इन सब की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया था। और ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने प्यारी और नारायण को कभी लड़ते झगड़ते नहीं देखा। मनोहर, मैं आज तक ये नहीं समझ पाता हूँ कि कौन इंसान वास्तव में कैसा होता है। कुछ कहते थे कि नारायण सीधा है, तो कुछ कहते थे अपनी औरत के वश में है, कुछ कहते थे बेवकूफ है, तो कुछ कहते थे कायर है। मैं तो आज तक नहीं समझ सका हूं कि वो कैसा था। लेकिन हाँ, कुछ दिन बाद मैंने देखा कि पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। उस पे आरोप था कि उसने बैंक का पैसा गायब किया है और उसने ये तस्लीम भी किया था। नारायण को 6 साल की सजा हो गई। मुझे याद है जब नारायण को सजा हुई थी तो प्यारी बहुत रोई थी। मेरी माँ से उसने कहा भी था कि उन पैसों से नारायण ने उसे गहने गढ़ा दिए। बेचारा नारायण अपनी बीवी के शौक पूरे करने के लिए जेल चला गया और फिर बस धीरे धीरे सब शांत हो गया। मोहल्ले पड़ोस के उन लोगों का प्यारी के यहाँ आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। एक दिन माँ और बाबूजी में कुछ बातें हुई और फिर माँ ने प्यारी को कह दिया कि वो हमारा मकान खाली करके चली जाए। प्यारी ने खाली भी कर दिया, लेकिन उसने वो पड़ोस नहीं छोड़ा। उसी पड़ोस में उसने एक अच्छा सा मकान किराए पे लिया। मेरी उम्र उस समय तक 14-15 साल की हो चुकी थी। मैं प्यारी से बहुत नफरत करता था। मनोहर, मैं नफरत करता था जिसे प्यारी ने अपनी गोद में बैठकर खिलाया है, जिसे उसने ना जाने कितने खिलौने ला ला कर दिए हैं। जब कभी वो मुझे मिलती थी तो कहती थी, राजा बाबू, तुम तो मुझे भूल ही गए हो। कहो, पढ़ लिख तो रहे हो ना, खूब पढ़ो लिखो, खूब दर्जा पास करो और खूब अमीर आदमी बनो। पता नहीं वो ये सब क्यों कहती थी। हाँ, इतना कह सकता हूं कि उसके दिल में मेरे लिए ममता जरूर थी, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ नफरत थी। और जानते हो, एक दिन वो हमारा पड़ोस भी खाली करके चली गई। नारायण जब जेल से छूटा तो सीधे हमारे घर आया
अपनी पत्नी के बारे में पता करने के लिए। वही पत्नी जिसके शौक को पूरा करने के लिए वो जेल चला गया था। पड़ोस वालों ने प्यारी के सारे कारनामे उससे बतलाए और फिर नारायण भी वहां से चला गया। धीरे धीरे मैं प्यारी को भूल गया, नारायण को भी भूल गया। और वैसे भी इतनी बड़ी दुनिया में दो महत्वहीन जर्रों की तरह ये दोनों प्राणी कहाँ गायब हो गए, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मनोहर, आज पूरे 25 साल बाद मुझे ये बुढ़िया दिखाई दी है। एक हफ्ता हुआ जब मैंने पहले पहल उसे इस चौराहे पे देखा था और देखते ही चौंक उठा। मैंने इसके पास जाने की, इससे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ सका। उसके शरीर से इतनी भयानक दुर्गंध आ रही है कि मैं आगे नहीं बढ़ सका तो नहीं बढ़ सका। बस हाँ, एक दया की भावना दिखलाते हुए एक पैसा जरूर फेंक दिया। फिर मानो जैसे एक शर्म सी महसूस हुई हो। ये एक पैसा मैं किसके आगे फेंक रहा हूं? उस भिखारिन के आगे या फिर प्यारी के आगे, जिसने ना जाने कितने ही पैसे मुझ पर खर्च कर दिए, न जाने कितने ही खिलौने मुझ पर वार दिए। और ये सब उसने किसी दया भावना में आकर नहीं किया था, बल्कि अपनी ममता के वश में आकर किया था। फिर अंदर से एक आवाज आई हो जैसे कि जाओ देखो कहीं वो प्यारी तो नहीं। और मैं फिर लौटा, लेकिन मैं फिर उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया जहां से मैं आगे नहीं बढ़ सका था। वैसे इस बार अपनी उदारता दिखाते हुए मैंने उस एक पैसे की जगह पर 1 रुपया जरूर फेंक दिया। मनोहर, मैं 1 हफ्ते से परेशान हूं। मैं एक पल के लिए भी चैन से नहीं सो सका हूं। मेरे दिमाग में मेरे पूरे जहन में बस यही बात घूम रही है कि कहीं वो प्यारी तो नहीं। और आज ये बात मैं पता करके ही रहूंगा। देखो, ये वो सीमा है जिसे मैं पार नहीं कर सका था। आज मैं जाऊंगा और पता भी करूंगा। चलो। क्या तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे? समझ सकता हूं। अब तो शायद तुम भी समझ गए होगी कि मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पाया था। ठीक है, तुम थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाओ, मैं पता करके आता हूं। मनोहर, चलो यहां से। हाँ, मैं गया था प्यारे के पास और जानते हो मनोहर, मैंने जैसे ही पुकारा प्यारे, उसने एक झटके में आंखें खोल दी। और जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि आप आए गए, आप जेल से छूट के आए गए। मेरी तो कुछ हिम्मत ही नहीं हुई बोलने की। उसने फिर आंखें फाड़ के मेरी तरफ देखा और कहा, बोलत काहे नहीं हो? हमें दिखाई नहीं पड़ा था तुम्हारा रास्ता। देखत देखत हमारी आंखें पथराई गई हैं। मैंने अपने दिल को कड़ा करते हुए उससे कहा, प्यारे
मैं हूँ राजा बाबू। तो जैसे जैसे एक निराशा से छा गई। उसने कहा कि राजा बाबू, अच्छा हाँ राजा बाबू, कैसे हो? पढ़ लिख तो रहे हो ना? खूब पढ़ो, खूब दर्जा पास करो। और फिर उसने कहा कि राजा बाबू, तुमसे एक विनय है, जब वो ही मिले तो कहीं दिन अब की तुम्हारा रास्ता देखकर देख हमारी आंखें पथराए गए हैं। और ये कहते कहते वो लुढ़क पड़ी, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्राण निकल जाने पे मरा हुआ शरीर लुढ़क पड़ता है।